तेल की एक बूंद अब सोने से भी कीमती लगने लगी है। जब से इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बमबारी की, पूरी दुनिया के तेल बाजार में भूचाल आ गया। कुछ ही घंटों में इंटरनेशनल ओनल प्राइस में 15 रुपये प्रति लीटर की छलांग लग गई। एशिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई चेन इस हमले से थमसी गई है। अब सवाल यह है, क्या भारत में पेट्रोल 150 के पार जाएगा? क्या गैस सिलेंडर फिर से 1500 से ऊपर पहुंच जाएगा? अब ये सिर्फ ईरान और इजराइल की आपसी जंग नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ ही घंटों में सिंगापुर में पेट्रोल 12% महंगा हो चुका है। जापान ने अपनी तेल सब्सिडी डबल कर दी है। भारत में 15 रुपये प्रति लीटर का उछाल आ चुका है और डीजल पर भी 10 से 12 रुपये की संभावित बढ़ोतरी बताई जा रही है। तो क्या आपके खाने पीने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ बेतहाशा महंगा हो जाएगा? और सबसे डरावना सवाल, क्या ये सब कुछ एक बड़ी वॉर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जो भारत की कमर तोड़ने के लिए चल रही है? पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी है और उसकी लपटें अब भारत के किचन तक पहुंच चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये जानकारी जरा भी उपयोगी या सोचने लायक लगे तो एक लाइक जरूर करें। दरअसल इजराइल ने वो कर दिखाया जिसकी आशंका महीनों से जताई जा रही थी। तेल अवीव के रक्षा मंत्रालय से उड़ान भरने वाले ड्रोन और मिसाइलों ने ईरान के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस केंद्र साउथ पार्स गैस फील्ड पर सीधा हमला कर दिया। चंद मिनटों में वहां विस्फोटों की झड़ी लग गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई वो फुटेज जिसमें लपटें 300 मीटर ऊंचाई तक जाती दिखीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से एक वैश्विक संकट की शुरुआत हुई। ईरान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और जवाबी कार्रवाई में इजराइल की सीमाओं पर भारी सैन्य जमावड़ा शुरू कर दिया। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक रेड अलर्ट जारी है। इस युद्ध ने सिर्फ दो देशों को नहीं, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इसकी सबसे बड़ी मार पड़ रही है भारत पर। तेल की कीमतों में 15 रुपये प्रति लीटर का उछाल आ चुका है। एक ही दिन में इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 से $105 तक पहुंच गई है। भारत, जो अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरतें इंपोर्ट करता है, उसके लिए यह स्थिति आर्थिक आपातकाल जैसी बन चुकी है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा है। कई बंदरगाहों पर जहाजों की लाइन लग गई है और उधर इंडियन ओनल जैसी कंपनियों ने रिवाइज्ड प्राइस अलर्ट जारी कर दिए हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की नींव डाली जा रही है? क्योंकि आज जब इजराइल ने ईरान पर बम गिराया तो अमेरिका ने खुला समर्थन दिया, वहीं रूस और चीन ने इसे आक्रामक और अस्थिर करने वाला कदम कहा। यानी एक तरफ अमेरिका इजराइल यूके जैसे देश और दूसरी तरफ रूस चीन ईरान। ठीक वैसी ही लाइनें बन रही हैं जैसी 20वीं सदी के वर्ल्ड वॉर से पहले बनी थीं। भारत इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा भुगत रहा है। क्योंकि अगर तेल 15 रुपये प्रति लीटर बढ़ता है तो ऑटो सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और खाद्य वस्तुएं तीनों महंगे हो जाएंगे। गैस सिलेंडर की कीमतें 1600 रुपये तक पहुंचने की आशंका है। एविएशन इंडस्ट्री पर असर से एयर टिकट दोगुना हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात, रुपये पर दबाव इतना बढ़ेगा कि डॉलर 90 रुपये तक पहुंच सकता है। लेकिन असली खतरा सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह रणनीतिक है। क्या यह हमला सिर्फ ईरान को चोट पहुंचाने के लिए था या यह पूरी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल जमाने का वेस्टर्न प्लान है? और अगर यह युद्ध और भड़कता है तो क्या भारत को मजबूरन किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा? अब सवाल यह है, अगर तीसरा विश्व युद्ध नहीं भी होता तो क्या यह आर्थिक युद्ध भारत को झुका सकता है? क्या तेल का खेल असल में एशिया को कमजोर करने की साजिश है? पर सबसे बड़ा डर तो यह है कि अगर अगले 48 घंटों में कोई डिप्लोमेटिक समाधान नहीं निकला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह ब्लॉक हो सकता है। यानी दुनिया का 30% तेल यहीं फंस जाएगा। फिर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पेट्रोल के लिए तरस सकती है। सैटेलाइट इमेजरी में साफ दिखा कि इजराइल ने नॉर्दर्न और सदर्न बॉर्डर पर भारी टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। वहीं ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने गल्फ में मिसाइल लॉन्चर एक्टिव कर दिए हैं। अब देखते हैं और देशों ने इस पर क्या जवाब दिया। जापान की सेंट्रल ऑयल एजेंसी ने बताया कि अगले सप्ताह इंडस्ट्रियल आउटपुट घटने का खतरा है। यूरोप में इन्फ्लेशन फिर से डबल डिजिट छूने को तैयार है और अमेरिका में राष्ट्रपति पर दबाव है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोली जाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठक बुलाई है जिसमें रूस और अमेरिका के बीच तीखी बहस हुई। रूस ने कहा, यह हमला पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रहार है, जबकि अमेरिका ने जवाब दिया, यह इजराइल का आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था। वहीं चीन ने चुपचाप एक खतरनाक कदम उठाया है। उसने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को फौरन भरने का आदेश दे दिया है। शंघाई और ग्वांगझू पोर्ट्स पर तेल टैंकरों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। क्या बीजिंग को किसी बड़े ब्लॉकेज की पहले से जानकारी थी?
भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह तटस्थ भी रहना चाहता है और अपने तेल संबंध भी बचाए रखना चाहता है। लेकिन अगर यह युद्ध बढ़ा तो क्या भारत को अमेरिका या रूस में से किसी एक का पक्ष चुनना पड़ेगा? और अगर भारत चुप रहा तो क्या उसे तेल मिलना भी बंद हो सकता है? लेकिन इसी बीच दुनिया के दूसरे कोनों में भी कुछ ऐसा पक रहा है जो इस आग में घी डाल सकता है। अमेरिका में इमिग्रेशन क्रैकडाउन फिर से तेज हो गया है। हजारों भारतीय प्रवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और व्हाइट हाउस के नए आदेशों से साफ है कि अब वीजा और प्रवास दोनों पहले से कठिन होंगे। उधर चीन में घरेलू बाजार चमक रहा है, लेकिन वैश्विक टकरावों के बीच बीजिंग ने अपने तेल भंडार भरने शुरू कर दिए हैं, जैसे उसे पहले से अंदेशा हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने वाला है। रूस अपनी आंतरिक भ्रष्टाचार और पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है और भारत रूस डिफेंस डील्स में अब सख्ती और ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। पाकिस्तान में आईएमएफ के दबाव और तेल संकट ने उसकी अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, जिससे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में काले बाजार की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसी दौरान बांग्लादेश ने भारत के जरिए नेपाल से बिजली लेना शुरू किया है। ये एक रणनीतिक जीत है, लेकिन इसके बदले उसे भी ऊर्जा राजनीति में झुकना पड़ सकता है। और जापान ने चुपचाप कृषि डेटा छुपाना शुरू कर दिया है, एक संकेत कि G7 देश भी अब कुछ बड़ा छिपा रहे हैं। अब सोचिए, अगर यही हालात कुछ हफ्तों तक और चले तो क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक रिपोर्ट में पहली बार चेतावनी दी गई है कि वैश्विक तेल उत्पादन में 18% तक की गिरावट आ सकती है। यूरोप के कुछ देशों ने फ्यूल रेशनिंग की तैयारी शुरू कर दी है और अमेरिका में अब राशन कार्ड सिस्टम पर चर्चा हो रही है। अफ्रीका के कई तटीय देश जो मध्य पूर्व से तेल आयात करते हैं, वहां जन आंदोलन शुरू हो चुके हैं। इधर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन की नौसेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नॉर्दर्न कमांड को अलर्ट पर डाल दिया है और दक्षिण कोरिया, जिसने अब तक चुप्पी साध रखी थी, उसने अपने पहले स्ट्राइक ड्रोन को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल ईरान संकट के बीच ताइवान ने एक अजीब बात कही है, अगर दुनिया ने इस बार देरी की तो इतिहास दोहराया जाएगा। क्या इसका मतलब है कि अगला धमाका ताइवान पर होगा? ब्राजील और सऊदी अरब ने भी आपसी एनर्जी पैक्ट पर काम शुरू कर दिया है, यानी अब दुनिया तेल को हथियार बना चुकी है और भारत वो बीच में फंसा है, ना तो खुलकर किसी का साथ दे सकता है, ना ही खुद को अलग रख सकता है। अब आखिरी और सबसे खतरनाक बात, CIA और MI6 की लीक्ड रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कुछ देश जानबूझकर इस संकट को लंबा खींचना चाहते हैं ताकि छोटे देशों की अर्थव्यवस्था टूटे और वे उनके संसाधनों पर कब्जा जमा सकें। तो क्या ये सारी घटनाएं एक ग्लोबल रिसोर्स वॉर का हिस्सा हैं? और अगर हैं, तो भारत कब तक इससे बच पाएगा? अब आपसे आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले 30 दिनों में भारत को अपनी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी? अगर हाँ, तो किसके पक्ष में जाना बेहतर होगा, अमेरिका या रूस, या फिर कोई तीसरा रास्ता? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय भारत की अगली नीति से ज्यादा दूर नहीं है। इन सब घटनाओं को जोड़िए और सोचिए, क्या ये सभी संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं? एक ऐसा आर्थिक तूफान जो युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है, जो भारत को बिना बंदूक उठाए भी जंग में झोंक सकता है। अब सवाल आपसे, अगर भारत को अमेरिका, रूस, चीन, जापान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से किसी एक के साथ रणनीतिक गठबंधन गहराना पड़े, तो आप किस देश को चुनेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करके बताइए।